नमस्कार, मिटकी बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। निफ्टी 1.4% की बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 8150 को लगातार होल्ड किए हुए है। इसके अलावा सेंसेक्स में भी 1.4% की बढ़त देखने को मिल रही है। लगभग 55 अंकों की मजबूती यहां पर है। मिड कैप्स ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड यहां पर भी देखने को मिल रहा है। मिड कैप के कुछ गेनर्स पे नजर डाल लेते हैं। आज पीएसयूज में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। नैल्को ऑलमोस्ट 7.5% ऊपर है। इसके अलावा कुछ और मिड कैप गेनर्स की बात करें तो गोदरेज इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट्स, एनएलसी इंडिया, यहाँ पर नेवली लिग्नाइट, यहाँ पर 3% तक का मूव मिड कैप में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बैंकिंग काउंटर्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। हमेशा ही आरबीआई पॉलिसी से पहले इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हमेशा फोकस में आता है और आज भी बैंक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। खासतौर पर पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है निफ्टी का, वहाँ पर ऑलमोस्ट 0.1% की मजबूती देखने को मिली। इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, सभी में 1% तक का एक उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ऑटो पैक में भी आज अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। ऑटो इंडेक्स में भी अच्छी खासी मजबूती है। लगभग 1% की बढ़त ऑटो में भी देखने को मिल रही है। आयशा मोटर्स ऑलमोस्ट 4% ऊपर है। भारत फोर्ज में भी 1.5% की बढ़त है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। और रियल्टी काउंटर्स में भी निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी है। एक उम्मीद है कि लगभग 0.25% तक की रेट कट का अनाउंसमेंट आज की पॉलिसी में हो सकता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। रियल्टी काउंटर्स में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ऑटो पैक देखिए तो 4 व्हीलर सेगमेंट में टाटा मोटर्स में भी 2% तक की मजबूती है। साथ ही फोर्स मोटर्स भी 1% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार आपको तरीका बता दें किस तरह से आपको अपने सवाल भेजने हैं। मिड कैप से जुड़ा कोई भी सवाल है आपका तो आप अपना शेयर लिखें। उससे पहले मिड कैप हमारा कोड है, लिखकर आपको 57575 पर भेजना होगा। फेसबुक के जरिए भी दर्शक अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। जी बिजनेस के ऑनलाइन पेज पर जाना होगा, वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट करनी है। टोल फ्री नंबर भी नोट करें 1800-180-3545। लैंडलाइन नंबर पर भी कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। श्योर, बिल्कुल। बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे साथ ललित आप भी मौजूद है, बैंकिंग एनालिस्ट है फ्रॉम शेर खान। ललित आप, मूविंग ऑन, यहाँ पे लेकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीआई की एक आज टुडेज मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है। यहाँ पे दे आर वाइडली एक्सपेक्टेड टू कट 25 बिप्स। दिस इज द लीस्ट, द मिनिमम विच इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट, एंड दे आर लाइकली टू रिड्यूस द रेपो रेट टू 6% बट इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी जो रिसेंटली फॉर्म्ड है, द ट्रेजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड सिंस द डिमोनेटाइजेशन और इन्फ्लेशन के ऊपर जो आउटलुक देने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस टू बिगिन विद? या थैंक यू। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हमारे पास बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है as to how they would take a stance on the economic scenario, but यहाँ पर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ एक तो जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है वो है डिमोनेटाइजेशन का। अगर हम सिर्फ बैंकिंग के टर्म्स में देखें तो बहुत सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर आया है। बहुत ज़्यादा डिपॉजिट अक्रेशन हुआ है, बैंक्स का डिपॉजिट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। एंड अभी रिसेंटली आरबीआई ने वो सारा का सारा जो डिपॉजिट मनी था उसको फिलहाल के लिए CRR 100% CRR करके ब्लॉक कर दिया है। इस मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई उसके ऊपर क्या व्यू ले रही है, क्या ये पैसा धीरे धीरे वो सिस्टम में रिलीज करने के लिए बैंक को अनुमति देगी, क्योंकि जैसे ही ये पैसा जब इस सिस्टम में आएगा तो इंटरेस्ट रेट्स कम होने की संभावना है, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से भी और कम हो सकते हैं। सो आरबीआई एक तो अपने इकोनॉमी के ऊपर भी व्यू रखती है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स या 12 मंथ्स के अंदर क्या होने वाला है, एंड एक उनको डायरेक्शन भी देना होगा इस मॉनेटरी पॉलिसी में। सो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्टेशन मार्केट कर रही है। उसका रीज़न तो आपके सामने ही है कि इन्फ्लेशन रेट हैज़ ऑल्सो बीन करेक्टिंग एंड लिक्विडिटी अच्छी थी सिस्टम में। बट अगर यहाँ से आरबीआई 25 से ज़्यादा 50 बेसिस पॉइंट्स या शायद उससे भी ज़्यादा रेट कट करती है तो उससे भी हमें काफ़ी कुछ समझने को और जानने को मिलेगा।
इस बीच बाजार में भी बढ़त है। दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल बाजार है। निफ्टी के 51 में से 33 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है और ऑटो शेयर में भी अच्छी खरीदारी है। एक स्ट्रेंथ सभी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में देखने को मिल रही है। लेकिन जहां तक बैंक्स का सवाल है, ललिता, वुड यू रेकमेंड अ फ्यू ऑफ द स्टॉक्स जो आपको लगता है एट दिस पॉइंट जहां पर पोजीशंस बनाई जा सकती है? जैसे आपने रेट कट को लेकर भी कहा कि उम्मीद है कि 0.25% तक का रेट कट आए, जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको समहाउ आरबीआई को मैनेज करना है, मेंटेन करना, और कई कदम भी आरबीआई की तरफ से इस बीच में उठाए गए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से? या डेफिनेटली हमें हमारा व्यू लॉन्ग टर्म होता है। हम ज़्यादा करके कोशिश करते हैं कि जो नियर टर्म ट्रिगर्स हैं या जो इवेंट्स हैं उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। लेकिन अभी के टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी के और जो इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था के ऊपर जो इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट हमें लगता है कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू accumulate stocks like State Bank of India, Bank of Baroda. We are positive on HDFC Bank also. So अब हमें लगता है कि क्वालिटी स्टॉक्स जो अभी मार्केट करेक्शन के कारण आए हैं उनको accumulate करना चाहिए. Sure. In fact, moving on, but we'll talk more on the stocks as well. But Lalita, what's your take on the further guidance on the recently imposed CRR? और यहाँ पे लेकर उस पर भी decision is संभव है. आपको क्या लगता है कि going forward क्या expectations है ये जो recently hike CRR से? Cause they were going to review before December 9th. तो उस पर क्या आपकी पहले प्रतिक्रिया? और in fact, moving on, sector specific आप उसको कैसा impactful देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आरबीआई ने ये तो बताया है कि जल्दी ही वो इसके ऊपर एक व्यू लेने वाले हैं जो एडिशनल सीआरआर है. हो सकता है ये कुछ इंडिकेशन या कुछ व्यू इस मॉनेटरी पॉलिसी में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली ये जो पैसा आया है सिस्टम में, आरबीआई धीरे धीरे करके इसको सिस्टम में रिलीज करने को बैंक्स को अनुमति देगी. इसका पेस थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो सकता है, बट ऑन अ लॉन्गर पीरियड अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम हो रहे हैं. और इंटरेस्ट रेट कम होने से कुछ बहुत बेसिक चेंजेस जो आ जाते हैं वो ये हो जाते हैं कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो फंडिंग के कारण रुके हुए थे, जो हायर कॉस्ट फंडिंग पे के कारण उनका आईआरआर नहीं जस्टिफाई हो रहा था, वो अभी रीफाइनेंस करा सकते हैं. एंड अ लॉट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स कैन स्टार्ट मूविंग अहेड. तो बहुत सारे जो बड़े बैंक्स थे, इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो कि क्रेडिट सिंडिकेशन के द्वारा या फिर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो लेंडिंग करते हैं, उनको थोड़ी बेनिफिट हो सकती है. इमीडिएट बेनिफिट नहीं होगी, लेकिन ये सारे मूव्स जो हैं ये इंक्रीमेंटल मूव्स होते हैं. इसके कारण मे बी 3 months और 6 months डाउन द लाइन यू कैन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग things to getting improved from these levels. तो अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी जो डिटेरियोरेशन का फेज था, हमारे हिसाब से इट इज़ नियर बॉटम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन थोड़ा सा जो बिजी सीजन है उसमें क्रेडिट ग्रोथ शायद अभी नहीं आएगी, बट हम काफ़ी पॉजिटिव हैं ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड. और हमें लगता है कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जरूर लेने चाहिए. इनफैक्ट ललिता, बहुत सारे दर्शक हैं जो कि बैंकिंग स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं और आपसे राय भी लेना चाहते हैं. इनफैक्ट आज हमने देखा है कि पॉलिसी से ठीक पहले पीएसयू बैंक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है. सिंडिकेट बैंक ले लीजिए, ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर है. इलाहाबाद बैंक में भी अच्छी बाइंग है. आईडीबीआई, आंध्रा बैंक, सब में 1% से ज़्यादा की मजबूती है. एक दर्शक भी हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं. श्रवण चौधरी हैं पटना से. नमस्कार श्रवण, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा है. 169 रेट पे लिया हुआ है 100 शेयर. ठीक है. और 6 महीने का टाइम है, मैं होल्ड करूंगा. 168 आपने बताया? जी. ठीक है, ठीक है. 168 की खरीद है, 163 पर ट्रेड कर रहा है. इसमें भी आज ऑलमोस्ट 0.1% की मजबूती देखने को मिल रही है. बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा लगता है ललिता? अब आपको स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए फिलहाल इनको इसमें?
बैंक ऑफ बड़ौदा हमें अच्छा लगता है। काफ़ी वेल मैनेज स्टॉक है, काफ़ी वेल मैनेज बैंक है। अभी रिसेंटली उसमें मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है और ये आप एक तरह से देख सकते हैं कि इट इज़ अ शोकेस बैंक that the government will be presenting in some time, क्योंकि इसमें जो टॉप मैनेजमेंट इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है that has been not from the regular PSU banking space but from private banking space। तो हम पॉजिटिव हैं इसके ऊपर और हमें लगता है कि बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन काफ़ी बेनिफिट्स आएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा भी उसमें एक अच्छा एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। कुछ नोटेबल बात यह है कि जैसे Q2 के रिजल्ट्स में आपको याद होगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्रेजरी प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बुक नहीं किए थे, जबकि काफ़ी सारे बैंक्स ने काफ़ी बढ़ चढ़ के ट्रेजरी प्रॉफिट्स के जरिए अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ किया था। इसका एक बेनिफिट ये हो जाता है कि इनके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेजरी प्रॉफिट्स अवेलेबल है दैट दे कैन चूज टू बुक इफ़ दे डिसाइड टू इन Q3 और Q4। हम देख रहे हैं कि यील्ड्स तो कम ही हो रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर देम ऑल्सो। PCR उनका अराउंड 63% पे है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। स्लिपेजेस के ऊपर भी वो लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बैंक यहाँ से आपको या तो होल्ड करना चाहिए या फिर आप चाहें तो थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। श्योर मूविंग ऑन, यू कैन होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स इन बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसा ललित आपकी राय है। मूविंग ऑन, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर श्याम शर्मा ने हमें कॉल किया है जयपुर से। नमस्कार मिस्टर शर्मा, आपका सवाल पूछिए। जी मिस्टर शर्मा, आप सवाल पूछिए प्लीज। हेलो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपका सवाल पूछिए प्लीज। हाँ सर, जे कैपिटल दिए हुए हैं 1,000 शेयर 532 के। श्योर, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट टेक्निकल पर्सपेक्टिव में हमारे साथ राजेश सातपुते भी है। राजेश, वेलकम टू द शो। और यहाँ से लेकर जेट एयरवेज पर आपका क्या व्यू है? जैसे उन्होंने बताया कि उनकी होल्डिंग काफी हायर रेट पर है, 530 ऑड रुपीस पर उनका बाइंग प्राइस है, 370 ऑड लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उनको काफी नुकसान भी हो रहा है यहाँ पर, लगभग 180 ऑड रुपीस पर शेयर के पीछे उनको नुकसान हो रहा है। व्हाट इज योर रिकमेंडेशन? कितना डाउनसाइड बाकी है जेट एयरवेज में एज ऑफ नाउ? देखिए, मुझे लगता है कि जेट एयरवेज में जो शॉर्ट टर्म पेन था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवर हो चुका है, और जेट फिलहाल के लिए मुझे लगता है दिस इज़ एन आइडियल लेवल टू बाय जेट एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न। देखिए, इसका जो करेक्शन है वो उसका जो लैंडिंग पॉइंट था, यानी जो सपोर्ट था, वो इट वॉज समवेयर एट 340। मुझे लगता है कि उन्हें होल्ड रखना चाहिए, बट डोंट एक्सपेक्ट टू सून कि बहुत फास्ट में आपको इसमें एग्जिट मिलेगा। बट येस, इफ़ यू रियली वांट टू होल्ड इट, आई थिंक दिस इज द टाइम यू शुड होल्ड इट, और मे बी यू कैन एक्यूमुलेट अ बिट। आप एक स्टॉप लॉस रखिए 340 का, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 320 का पोजिशनल ग्राउंड पे एक स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है आगे चल के जेट मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। सो दैट इज माय पर्सनल व्यू, एंड एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न, आई थिंक दिस इज अ गुड कॉल एट दिस लेवल। ऑलराइट, यानी जो गिरावट है उसका फायदा उठाया जा सकता है। आप इसमें बने रहने की ही आपको सलाह है। जितेंद्र है जयपुर से इस वक्त। नमस्कार जितेंद्र जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछें। जी, मैंने लुपिन के शेयर लिए हुए हैं, 300 शेयर लिए हैं मैंने 1535 पे। ठीक है, बट अभी उसका काफी लो हो गया है 1515 पे, तो मेरे को क्या करना चाहिए बताएंगे? कब से होल्ड कर रहे हैं आप? जी, अभी आज ही मैंने 300 लिए, वो भी कैसे आज, मतलब इंट्राडे के लिए ओनली। ठीक है, इंट्राडे का पर्सपेक्टिव है। राजेश, ल्यूपिन की बात कर रहे हैं, 1535 पे खरीदा है, 1516 पे ट्रेड कर रहा है। आज ओवरऑल फार्मा पैक काफी कमजोर है। शॉर्ट टर्म के लिए, इनफैक्ट इमीडिएट टर्म्स के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि लुपिन आपने एक अच्छा काउंटर खरीदा, और यहाँ से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या 15 या 20 रुपये का करेक्शन इसमें आ सकता है। बट यस, ऑन ए पोजिशनल ग्राउंड मुझे लगता है कि आपको इसे होल्ड रखना चाहिए। हमें लगता है कि लुपिन यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। ओवरऑल अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो बहुत अच्छा है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए लुपिन में, वो रफली होना चाहिए 1485 के आसपास। हमें लगता है कि इसका जो टारगेट रहेगा आगे चल के वो रफली 1600 तक रहेगा टुवर्ड्स दिस सीरीज। ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी एक बार खत्म होने दीजिए, मुझे लगता है लुपिन आउट परफॉर्म करेगा। होल्ड इट।
इस बीच एक अहम खबर आ रही है कि नोटबंदी के बाद जैसे कई लोग अपने कैश को जमा करा रहे हैं, उसके बाद ईडी ने देश भर में कई बैंकों की ब्रांचेस पर जांच की है और 50 शाखाओं के रिकॉर्ड की जांच फिलहाल जारी है। 10 बैंक्स की 50 ब्रांचेस पर जांच की गई है। फेमा और पीएमएलए के उल्लंघन को लेकर यह जांच है। संतोष मेरे सहयोगी मौजूद भी हैं। संतोष, इनफैक्ट जब से ये कदम उठाया गया है तब से लगातार सरकार की तरफ से कई और क्लैरिफिकेशंस भी आई, कई स्टेप्स भी ले गए। अब जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि ईडी बैंकों के रिकॉर्ड्स की जांच कर रहा है, कोई आउटकम अभी तक आया है और अब तक कितने बैंक्स को कवर किया गया है? देखिए, अभी जो ईडी से जानकारी मिल रही है सूत्रों से, उसके मुताबिक 10 जो बैंक हैं उनके 50 ब्रांचेस पे छापेमारी, उसके 50 ब्रांचेस के रिकॉर्ड्स की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि इन बैंकों में 8 नवंबर के बाद से पुराने नोट को बहुत ज्यादा बदले गए हैं। तो इसमें ये ईडी की टीम ये देख रही है कि क्या कहीं पीएमएलए या फिर फेमा का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, और क्योंकि वो काफी सस्पिशियस है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इस वजह से ये सर्च किए जा रहे हैं। और साथ में ये भी इंस्ट्रक्शंस है ईडी की टीम को कि जो रोजमर्रा के कामकाज हैं उसमें किसी भी तरीके से कस्टमर को परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए ही सारे ये रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया संतोष बताने के लिए तमाम अपडेट। तो 10 बैंक्स की 50 शाखाओं के रिकॉर्ड की जांच अब तक की गई है और काफ़ी सरकार इस पर सख्त है कि फेमा और पीएमएलए के उल्लंघन को लेकर ये जांच चल रही है। कोई आउटकम आने में अभी थोड़ा समय लग सकता है।